हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस डिसऑर्डर्स के बारे में, एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में कि पीएच के अल्टर्ड होने से, एसिड बेस के इम्बैलेंस होने से क्या क्या समस्याएं अपने बॉडी में आती है। ठीक है, अपन बात करते हैं एसिड और बेस की। ठीक है, इस तरफ एसिड इस तरफ बेस से होता है, जो कि 7 टू बिलो, ये 7 से बिलो एसिडोसिस माना जाता है और 7 से अबो एल्कोलोसिस माना जाता है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है अपनी बॉडी में पीएच की, वो होती है 7.4। ठीक है, 7.4 को नॉर्मल वैल्यू माना जाता है। अब रेंज की बात करें तो रेंज में 7.35 टू 7.45 इसकी वैल्यू होती है इन अ रेंज। ठीक है, रेंज की बात करें तो 7.35 टू 7.45। अगर 7.35 से पीएच नीचे जाता है और वो आता है 6.8 के पास आसपास, तो 6.8 टू 7.35 के बीच के जो पीएच रहेगा बॉडी का, वो एसिडोसिस कंडीशन में आएगा। यहां तक कि जैसे पीएच जो 7.35 से मतलब नॉर्मल वैल्यू से अगर डिक्रीज होता है और वो डिक्रीज होकर 6.8 तक भी आ जाता है, तो इस कंडीशन में बॉडी एसिडोसिस कंडीशन में जाएगी। इस कंडीशन में एक तरीके से डेथ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगा, पीएच इम्बैलेंस हो जाएगा, एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे बॉडी की क्या बहुत सारी मैकेनिज्म अल्टर्ड हो जाती है। अगर इस पीएच से 6.8 पीएच से अगर का और नीचे जाता है ये, तो इस कंडीशन को अपन डेथ वाली कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी के बहुत सारी मैकेनिज्म रुक जाती है और बहुत सारे कैटालाइटिक रिएक्शंस नहीं होती है, कार्बनिक केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो इस अगर पीएच 6.8 से बिलो जाता है तो एक तरीके से डेथ वाली कंडीशन आ जाती है। अब अपन बात करते हैं एल्केलोसिस वाली कंडीशन में, तो 7.45 इसकी हाईली रेंज होती है। ठीक है, इस रेंज से अगर 7.45 टू 7.8 के बीच का जो रहता है पीएच, एक तरीके से एल्केलोसिस वाली कंडीशन मानी जाती है। इसको अपन एल्केलोसिस बोल सकते हैं। अगर 7.8 से ज्यादा होता है पीएच, 7.8 से 14 के बीच का जो पीएच होता है वो डेथ कोज करता है। ठीक है, क्योंकि अगर 7.8 के से ऊपर होता है और एल्केलोसिस होता है तो वो हाईली एल्केलोसिस माना जाता है और बॉडी अपनी उस चीज को कंपनसेट नहीं कर पाती है, सह नहीं पाती है, तो बॉडी डेथ हो जाती है। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात कि नॉर्मल वैल्यू जो होती है 7.4 होती है। ठीक है, 7.4 और रेंज में बात करें तो 7.35 होती है, 7.35 टू 7.45 होती है, और 7.35 से नीचे जाती है तो एसिडोसिस माना जाता है। और कहां तक एसिडोसिस माना जाता है? 6.8 तक एसिडोसिस माना जाता है। और 6.8 से अगर नीचे जाती है वैल्यू, तो उस कंडीशन को अपन डेथ वाली कंडीशन बोलते हैं। उस कंडीशन में बॉडी वर्क नहीं करती, उस पीएच पे बॉडी वर्क नहीं करती है। अगर एल्केलोसिस वाली बात करें अपन, तो एल्केलोसिस में क्या होता है, 7.45 टू 7.8 तक अगर पीएच जाती है तो उस वाली कंडीशन को अपन एल्केलोसिस कंडीशन बोलते हैं। एल्केलोसिस कंडीशन में अगर 7.8 से ज्यादा जाती है, 7.8 से ऊपर जाती है, तो वो वाली कंडीशन डेथ वाली कंडीशन मानी जाती है। उस कंडीशन पे मतलब 7.8 से ज्यादा पीएच अगर होता है तो बॉडी वर्क नहीं कर पाती। ये तो नॉर्मल सा फंडामेंटल हो गया। अब हम बात करते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस में जो डिसऑर्डर्स आते हैं, मेनली उनकी बात करते हैं। तो एसिड बेस इम्बैलेंस में जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, और उन दोनों डिसऑर्डर्स को अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया है। पहला डिसऑर्डर में बात कर रहा हूं एसिडोसिस, और दूसरा होता है एल्केलोसिस। ठीक है, अब एसिडोसिस जो होता है, एसिडोसिस को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है रेस्पिरेटरी, दूसरा होता है मेटाबॉलिक। ठीक है, क्योंकि जहां से H+ आयन रिलीज एंड अब्जॉर्ब होते हैं वहीं पे ही ये रेस्पिरेटरी मतलब एसिडोसिस होता है। अब जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में रेस्पिरेटरी वाली कंडीशंस होती है। रेस्पिरेटरी में दो तरह के, एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस। तो रेस्पिरेटरी में क्या होता है,
गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है बॉडी से और ऑक्सीजन इनहेल किए जाती है। तो इस वाली कंडीशन से क्या होता है कि पीएच बैलेंस रहता है, पीएच का बैलेंस मेंटेन बना रहता है। और मेटाबॉलिक वाली कंडीशन में अपन कैसे कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक में क्या होता है, जो बाइल होते हैं अपने अंदर, बाइल जो साल्ट होते हैं, उन बाइल साल्ट में क्या होता है कि बाइल और एक तरीके से पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, एल्केलाइन होते हैं, नेचर में एल्केलाइन होते हैं। अब एल्केलाइन नेचर में होते हैं तो इससे क्या होता है कि बॉडी में HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट की वैल्यू बनी हुई होती है। अगर मान लो पेशेंट को डायरिया हो गया, पेशेंट को डायरिया हुआ तो डायरिया में क्या होता है, बार बार मोशन पास आउट करने जाना पड़ता है, बार बार मोशन पास आउट करे जाएगा तो वो क्या करेगा कि जो इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम और जेजनम का जेजनम और इलियम का जो एनवायरमेंट है, एल्केलोसिस वाला एनवायरमेंट है, वो एल्कलाइन नेचर क्या होता है, वो जो HCO3 जितना भी रिलीज किया था बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस ने, वो सारा बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहां पर HCO3 की वैल्यू कम हो जाती है ब्लड में, और क्या हो जाता है, HCO3 कम होगा, HCO3 कम होगा तो एक तरीके से कि एसिडोसिस वाली कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि HCO3 एल्कलाइन होता है नेचर में। तो एल्कलाइन वाली कंडीशन, अगर एल्कलाइन कम होगा तो ऑब्वियसली है कि एसिडोसिस बढ़ जाएगा। अपन पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करने वाले हैं। पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ाने से पहले मैं एक चीज गैसेस का एक्सचेंज बता देता हूं, जिससे क्या हो कि एक थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ, ये गैस एक्सचेंज होने से एल्किलोसिस होता है, ये गैस एक्सचेंज होने से एसिडोसिस होता है। तो एक बार मैं आपको लेके जाता हूं ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग जब अपन लेते हैं तो ब्रीथिंग के दो पैटर्न होते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न में मेनली अपन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, अब इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है, रेट एंड डेप्थ दो चीजें होती है। रेट का मतलब होता है कि वन टाइम में आपने जैसे 1 मिनट में आपने कितनी ब्रीथ ली है, ठीक है, उसको तो अपन रेट बोलेंगे। और डेप्थ अपन बोलेंगे कितनी मतलब डीप ब्रीथिंग की है। डीप ब्रीथिंग का मतलब एक गहरी सांस होती है ना, और अपनी मतलब फोर्सफुली अपन एक्सहेलेशन करते हो, फोर्सफुली अपन इनहेलेशन करते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं। तो दो तरह की चीजें हो जाती है ब्रीथिंग में। ठीक है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में भी क्या होता है, रेट एंड डेप्थ दोनों चीजें इंपॉर्टेंस रखती है यहां पर। रेट एंड डेप्थ, अगर रेट बढ़ी, ठीक है, रेट और डेप्थ, अगर रेट एंड डेप्थ बढ़ी तो क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, क्योंकि रेट अगर बढ़ रही है, बार बार कंटिन्यूअसली ज्यादा बार सांस ले रहा है, तो ऑब्वियसली है कि ऑक्सीजन बढ़ेगी। ठीक है, और डेप्थ भी बढ़ी हुई है, डेप्थ मतलब गहरी सांसें भी ले रहा है, वो तो गहरी सांसें ले रहा है तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम होगी, क्योंकि बाहर से एनवायरमेंट से रेट और डेप्थ मतलब दोनों सांसें ले रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि इतना तो एक्सहेल बना ही नहीं रही ना बॉडी, तो जितनी वो ऑक्सीजन ले रहा है अंदर, तो ऑक्सीजन बढ़ेगी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। तो इस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एल्किलोसिस। ठीक है, एल्किलोसिस क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बॉडी के अंदर एल्किलोसिस का काम करती है, एल्कलाइन होती है नेचर में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेट एंड डेप्थ में डिक्रीज होने की। ठीक है, रेट और डेप्थ अगर डिक्रीज होगी, मान लो रेट और डेप्थ डिक्रीज होगी, सांस नहीं ले रहा, ज्यादा कम सांस भी कम ले रहा है, रेट भी कम है उसकी, और डीप मतलब जो ज्यादा गहरी सांस भी नहीं ले रहा है, क्योंकि वो ज्यादा मतलब छोड़ नहीं रहा सांस को। ठीक है, मतलब ज्यादा सांस को छोड़ रहा है, डीप डेप्थ उसकी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब गहरी सांसें नहीं ले रहा वो। ठीक है, और रेट भी उसकी कम है, क्योंकि कम बार सांस ले रहा है। तो इस वाली कंडीशन में जो ऑक्सीजन है वो तो कम होगी, क्योंकि रेट ही कम है, और डीपनेस भी कम है, डेप्थ इतनी डीप ब्रीथ भी नहीं ले रहा, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली कम होगी। ऑक्सीजन कम, तो डेप्थ और रेट
दोनों डिक्रीज होने से ऑक्सीजन की जो है जो कंसंट्रेंसी है वो कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी, जिससे एसिडोसिस हो जाएगा बॉडी के अंदर। अब अपन चलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के ऊपर, जहां पे अपन पूरा डिसऑर्डर टॉप डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर, और अपन क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मेनली H+ आयन, ठीक है, कॉज बाय द एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन। यहां पर एक वर्ड लिखा है, इस पे ध्यान देना, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब डीप, मतलब जो डेप्थ, ठीक है, मैं अपने बताया था अभी मैंने, डेप्थ और रेट दोनों डिक्रीज हो रही है यहां पर, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब यहां पे यही है, रेस्पिरेशन आपका स्लो है, रेस्पिरेशन जो रेट है आपकी वो कम है, इसको हाइपोवेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस वजह से एसिडोसिस वाली कंडीशंस आ गई है। अब इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या मतलब किस किस कारणों से हो सकती है, कौन कौन सी कंडीशंस में ये हो जाती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बॉडी के अंदर। एनी कंडीशन कोज ऑब्स्ट्रक्शन और एनी डिफेक्ट इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लंग्स। तो ये क्या होती है कंडीशंस, ये कंडीशन ऑब्स्ट्रक्शन और एनी डिफेक्ट, अगर कोई किसी प्रकार का बॉडी के अंदर जैसे लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी प्रकार का डिफेक्ट है, उस कंडीशन में लंग्स के अंदर, उस कंडीशन में ये बीमारी होती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अपन पहला जो कारण है अस्थमा या सीओपीडी। इस अस्थमा के अंदर क्या होता है, अस्थमा में मेनली तुम्हें पता ही होगा कि जो अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, मतलब जो जैसे ब्रोंकाई होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वुलाइज होती है, तो ट्रैकिया होता है, ये क्या होता है यहाँ का जो वे है ना वो नेरो हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आप ब्रीथिंग तो ले पाते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते हो, मतलब इनहेलेशन तो होता है लेकिन एक्सहेलेशन नहीं होता। अब एक्सहेलेशन नहीं होता है तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑब्वियसली बात है कि CO2 बढ़ेगी, ठीक है, तो CO2 बढ़ेगी तो एसिडोसिस होगा। तो और सीओपीडी में भी यही कंडीशन होती है, इस प्रकार का, इसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी डिजीज। अब इसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि इसके नाम से अपन कह सकते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, क्योंकि पल्मोनरी यहां पे लंग्स को लिया गया है, उसके वे को लिया गया है, और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट, ठीक है, उस वे में रुकावट, उस वजह से क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उस अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस में भी वही हार्डनेस ऑफ द टिश्यूज ऑफ द मतलब एल्वलाई का हार्डनेस हो जाता है, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा, सूजन वगैरह आ जाती है, ठीक है, वहां पर फ्लूइड भरा हो जाता है। पल्मोनरी एम्बोलाई, ठीक है, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, क्योंकि जहां पे एल्वलाई क्या है कि एल्वलाई के अंदर म्यूकस भर जाता है, तो उस वजह से वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। और एम्फाइसीमा, ब्रेन ट्रोमा, ब्रेन, ये एम्फाइसीमा में भी क्या होता है कि रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्शन इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। यहां से भी रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेट एंड डेप्थ दोनों क्या हो जाती है, कम हो जाती है एम्फाइसीमा के अंदर। और ब्रेन ट्रोमा, अपन कहते हैं कि ब्रेन ट्रोमा, जैसे मान लो किसी को हेड इंजरी हुई है, हेड इंजरी होने की वजह से क्या होता है कि उसकी मेडुला ऑब्लिगेंटा में क्या होता है, एक अपना रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, तो ब्रेन ट्रोमा होने की वजह से मेडुला ऑब्लिगेंटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो ढंग से मैकेनिज्म कर नहीं पाता है, ठीक है, एक्टिवेट नहीं हो पाता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी सेंटर पर चोट लगी है। तो एक ब्रेन ट्रोमा हो गया, ठीक है। CNS डिप्रेजेंट, मान लो उसने कोई सेडेटिव लिए, और सेडेटिव लिए जैसे नार्कोटिक्स वगैरह, या फिर उसने कुछ लिया है, तो एक तरीके से कि वो उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस होने लग जाता है, ठीक है,
सीएनएस डिप्रेजेंट लिए तो क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तो मेडुला ऑब्लांगेटा भी सीएनएस के अंदर आता है, तो वो भी एक तरीके से डिप्रेस होगा और वो भी किसको डिप्रेस करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगा, जिससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ेगा। नार्कोटिक्स वाली जैसे सेडेटिव वगैरह ड्रग्स लेते हैं हम, नार्कोटिक्स में मोनली मॉर्फिन वगैरह आ जाती है, तो एनेस्थीसिया, अगर किसी को एनेस्थीसिया दिया गया है तो एनेस्थीसिया की वजह से भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेस होने की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर भी डिप्रेस हो जाता है, जिससे क्या होता है कि रेट एंड डेप्थ डिक्रीज हो जाती है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। हाइपोवेंटिलेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि रेट एंड डेप्थ, ठीक है, इसको इसी से समझते हैं, रेट एंड डेप्थ दोनों ही कम होगी क्योंकि उसकी सांस लेने की दर भी कम हो गई और उसकी डीपनेस, जो डीप ब्रीथिंग है वो भी कम हो गई, तो उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अपन ने बात कर ली ही, ये तो है कि इसके कॉजेस के बारे में। अब कॉजेस के बाद में अपन करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? साइन एंड सिम्टम्स में मेनली क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन आ जाता है। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है कि पेशेंट क्या होता है कि धीरे धीरे सांस लेगा, ठीक है, धीरे धीरे उसकी डीप ब्रीथिंग वो भी नहीं होगी, जल्दी सांस लेगा। तो इसको क्या होगा, जल्दी नहीं, इसको मतलब धीरे धीरे सांस लेगा, जल्दी नहीं, धीरे धीरे सांस लेगा। और उसकी डीप जो है, मान लो उसकी ना, जैसे कि अपन इसके जो डीपनेस है, मतलब एक्सेलेशन तो क्या करेगा, वो कम करेगा, लेकिन इनहेलेशन वो ज्यादा करेगा। मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि इनहेलेशन ज्यादा करेगा, एक्सेलेशन कम करेगा वो, ठीक है, इनहेलेशन भी इतना डीप नहीं करेगा। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन में रेट एंड डेप्थ दोनों डिक्रीज हो जाती है। हाइपर कैलेमिया, ये मेनली सिम्टम्स होता है। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन चेक करें ना, तो मान लो बॉडी में अगर अपन को कुछ किया, मतलब अपन ने किया है कि उसकी सोडियम पोटेशियम की चेक करवाया, मतलब उसके इलेक्ट्रोलाइट चेक किया, इलेक्ट्रोलाइट रिपोर्ट करवाएंगे अपन, तो उसके जो पोटेशियम लेवल है वो कम मिलेगा। वो क्यों कम मिलेगा, उसको ऐसा समझते हैं, जैसे ये है ब्लड, यहाँ पे ब्लड में है H+ आयन, ठीक है, ये है सेल, तो सेल में है पोटेशियम आयन, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि बॉडी की जो है ऑलमोस्ट पोटेशियम से बनी हुई होती है, तो यहाँ पे है K+ आयन। तो जब ये बॉडी के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, H+ आयन बॉडी के अंदर बढ़ेगा, किसके अंदर बढ़ेगा, ब्लड के अंदर बढ़ेगा। तो ये H+ आयन कहां पे जाएगा, सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो सेल्स के अंदर ये H+ आयन जाएगा ब्लड से, तो सेल्स के अंदर H+ आयन जाएगा, तो अपनी सेल्स क्या करती है कि इसके जो, तो सेल्स के अंदर क्या होता है कि H+ आयन इधर के इस सेल्स के अंदर आ जाएगा, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या, सेल्स क्या होती है अपने अंदर ना, केटायन का और एनायन का, मतलब एनायन का बैलेंस बनाकर रखती है। तो यहाँ पे H+ अगर आयन सेल्स के अंदर आता है, तो सेल्स क्या करती है, पोटेशियम को रिलीज कर देती है, ठीक है, पोटेशियम को रिलीज करके ब्लड में छोड़ देती है, जिससे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है। तो ये जब ब्लड सेल जो पोटेशियम है वो ब्लड के अंदर छोड़ेगी, तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली बात है कि पोटेशियम बॉडी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया इन द ब्लड। मिया मतलब ब्लड और कैलेमिया मतलब पोटेशियम, ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ये भी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइन एंड सिम्टम्स है, इसको अपन रिपोर्ट के इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अपन चेक कर सकते हैं। ड्रोजीनेस का मतलब होता है एक तरीके से बॉडी रेस्ट कंडीशन में चली जाती है, ठीक है। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन, टाइम प्लेस एंड पर्सन की नॉलेज नहीं होती है पेशेंट को। पेशेंट डिसओरिएंटेड हो जाता है, उसे यही पता नहीं होता कि क्या रात हो रही है, दिन हो रहा है, और उसे ये भी पता नहीं होता कहाँ हूं मैं, और पर्सन्स के बारे में भी पता नहीं था कि कौन है आसपास, तो उसके बारे में भी डिसओरिएंटेड हो जाता है वो। डिजीनेस का मतलब होता है एक तरीके से कि अपना चक्कर आना, ठीक है, इसको नॉर्मली भाषा में अपन बोलते हैं चक्कर आना। हेडेक क्यों होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की
कंसंट्रेशन कम हो गई, तो इससे क्या होता है, हेडेक होगा, और एक कोमा वाली कंडीशन भी आ जाती है। ठीक है, डिसोरिएंटेशन, ऑक्सीजन अगर कमी हो जाती है तो एक कोमा वाली कंडीशन आ जाती है। सीजर्स भी एक ऑक्सीजन वाली कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा। इससे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन्स में एक तरीके से कि वहां पे भी इंबैलेंस होगा, न्यूरॉन्स में इंबैलेंस होगा, सीएनएस स्टिमुलेशन होगा, तो उससे क्या होता है कि सीजर्स आने के चांसेस होते हैं। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, वार्म प्लस स्किन एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन भी होगा। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का मतलब जो उसका मतलब होता है कि वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में हार्ट रेट होती है अपनी, वो बढ़ जाती है। ठीक है, एक तरीके से हार्ट कंपनसेट करने लग जाता है। और वार्म प्लस स्किन में क्या होता है कि रेडनेस ऑफ द स्किन आ जाती है। ठीक है, रेडनेस ऑफ द स्किन। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। ये तो हो गए सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में अपन क्या क्या करने वाले हैं उसको। पहली बात तो किस चीज की कमी हो रही है, बढ़ रही है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 बढ़ रही है। अब मान लो CO2 बढ़ रही है, CO2 एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है नेचर में। अब उसको एसिडिक नेचर को कम करने के लिए क्या होता है, अपन एल्केलोसिस देंगे उसको। ठीक है, एल्केलोसिस देंगे। पहला कारण तो यही है कि अगर किसी चीज का एसिड बढ़ रहा है तो उसमें एल्केलोसिस डाल दीजिए, जिससे क्या होता है कि वो एक तरीके से कि मेंटेन हो जाता है, वो एसिड ज्यादा हाईली एसिडिक नहीं रहता है। तो अपन क्या करेंगे, उसको O2 थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ाएंगे। सेमी फॉलर कंडीशन, सेमी फॉलर पोजीशन, अपन उसको पोजीशन कौन सी देने वाले हैं, सेमी फॉलर पोजीशन। सेमी फॉलर पोजीशन क्यों देंगे, सेमी फॉलर पोजीशन में एक्चुअली होता क्या है कि डायफ्राम है वो वेल सिचुएटेड होता है। ठीक है, डायफ्राम वेल सिचुएटेड मतलब कि ये कह सकते हैं कि अपन एक नॉर्मल जो है उसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इस फॉलोर कंडीशन में क्या होता है कि ये जो अपना जो डायफ्राम है वो एक तरीके से कि सिचुएटेड होता है। ठीक है, और वो हेल्प अच्छे तरीके से कि क्या बोलते हैं उसको, डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस सेमी फॉलर वाली पोजीशन के अंदर। सक्शनिंग करेंगे अपन। सक्शनिंग मतलब अगर मान लो उसको ट्रैकेस्टोमी पे है पेशेंट या एंडोट्रैकेल ट्यूब पे है, तो उसको मान लो ये म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है एयरवे के अंदर। ठीक है, ये हो सकता है कि कोई म्यूकस ज्यादा हो गया है, तो उस वजह से क्या होता है कि अपन सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग करके उसका एयरवे जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी एयरवे अपन क्लियर करेंगे। हाइड्रेशन बढ़ाएंगे बॉडी के अंदर। हाइड्रेशन इंक्रीज हाइड्रेशन बढ़ाएंगे, ताकि क्या होता है कि एल्वोलाई जो होती है एक नॉर्मल हाइड्रेशन पे वर्क करती है। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रेशन पे वर्क करती है, तो उसका हाइड्रेशन बढ़ाएंगे अपन। एनकरेज द डीप ब्रीथ एंड कफ, उसको अपन क्या करेंगे, डीप ब्रीथ के लिए इंस्पायर करेंगे, भाई डीप ब्रीथ ले, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ेगी तेरी बॉडी के अंदर। एंटीबायोटिक, अगर कुछ किसी प्रकार का इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर जिस वजह से हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम बढ़ रही है, तो उस वजह में भी अपन एंटीबायोटिक अपन उसको देंगे किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो। एंडोट्रेकियल ट्यूब, अगर मान लो सांस ही नहीं ले पा रहा है, ठीक है, ARDS वाली कंडीशन आ गई है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो चुका है, तो उस वाली कंडीशन में अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लान करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट पे भी लेके जाएंगे पेशेंट को, अगर वो डीप ब्रीथ ले ही नहीं पा रहा है, ब्रीथिंग पैटर्न अल्टर्ड हो गया है उसका, तो उस वाली कंडीशन में अपन उसको वेंटिलेशन सपोर्ट देंगे। वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइडेड इफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, ARDS वाली कंडीशन में अपन उसको वेंटिलेशन सपोर्ट देंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट देंगे। तो आज हमने बातें की है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय।